हेलो एवरीवन, ये करना जरूरी था, नहीं करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग गड़बड़ा जाएगा। आज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लास्ट डे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक का एक चैप्टर किया था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर हमारे स्कूल में मैक्रो इकोनॉमिक्स मैम ने शुरू कर दिया है, तो आप भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाइए। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, पढ़ना तो अपने को दोनों ही है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो इंडियन इकोनॉमिक्स का था वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था मेरा, जिसकी वजह से हम बोले कि बच्चों को पुराना वीडियो उठा के मेरा देख लो, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसमें आपको तीन पार्ट में मैंने बनाया था उसको, तीनों में से एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड में आधा पार्ट लगेगा, थर्ड का पूरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो गई। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस का जो सेकंड पार्ट है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या सीखेंगे वो बातें मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स में ये चीज 40 मार्क्स की आने वाली है। आपका 40 मार्क्स जो एग्जाम में होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पे होगा। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे? नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को चार यूनिट्स में क्लासिफाई करा गया है, नॉट ओनली चार, 5 यूनिट में आपके बुक में डिवाइड करा गया है। यूनिट नंबर 1 इसका आता है आपका नेशनल इनकम। यूनिट नंबर 2 इसका आता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। यूनिट नंबर 3 इसका आता है मनी एंड बैंकिंग। इनफैक्ट 2 आपका मनी एंड बैंकिंग है, 3 एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है। आपका 4th यूनिट आता है गवर्नमेंट बजट और 5th यूनिट आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेशनल इनकम में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में आप 3 चैप्टर्स पढ़ोगे। मनी एंड बैंकिंग 2 चैप्टर्स में है, मनी एंड बैंकिंग 2 चैप्टर्स में है आपकी। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट बजट जो है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है और बीओपी में 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। ओवरऑल अगर हम चैप्टर्स का काउंट करें तो 4 + 3 + 2 + 1 + 2 दैट इज टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स इस बुक में होने वाले हैं। इसमें 12 चैप्टर्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में 8 चैप्टर्स। कुल मिला के आपने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे साल भर में? 20 चैप्टर्स। 2 बुक्स आपके पास है, इस बुक में 12 चैप्टर, उस बुक में 8 चैप्टर। आज हमारी थ्योरी जो है चालू होगी नेशनल इनकम की थ्योरी से। हम नेशनल इनकम जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। बट बिफोर आई डिस्कस ये नेशनल इनकम, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और क्लास 12 में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात और, पहले जमाने में, आज से करीब 5-7 साल पहले, आप लोगों का जो सीबीएसई का सिलेबस हुआ करता था वो होता था क्लास 11 में इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, क्लास 12 में आपका होता था मैक्रो और माइक्रो। 2020 से मेरे को जहां तक याद आ रहा है 19 या 20 से हुआ होगा कि सिलेबस में मॉडिफिकेशन किया गया, इंडियन इकोनॉमिक्स को क्लास 12 में जोड़ दिया गया और माइक्रो को 11 में लेके चले गए। तो तब से जो है बच्चे माइक्रो को 11 में पढ़ रहे हैं, मैक्रो को क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। अब ये माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का 2 नजरिया है। नजरिया? हाँ बेटा, एक तरीके से सोचना और दूसरे तरीके से सोचना। एक नजरिया आपका, एक नजरिया आगे वाले का। ये 2 नजरिए जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ने के, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ये दोनों में बेसिक अंतर है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। मैक्रोस लार्ज को डिफाइन करता है और माइक्रो स्मॉल को डिफाइन करता है। माइक्रो में आप पढ़ाई करते हो, स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। किसको पढ़ाई करते हो मेरा बच्चा आप लोग? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। सर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब किसी एक कंज्यूमर के बारे में आप पढ़ाई कर लो, कंज्यूमर थ्योरी। किसी प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ाई कर लो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। किसी मार्केट के बारे में पढ़ाई कर लो, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आपने क्लास 11 में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने सर कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड की थ्योरी पढ़ी थी। सप्लायर के बारे में पढ़ा था, सप्लाई की थ्योरी में। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में पढ़ाई करा था, मार्केट मैकेनिज्म में। तो ये जो थ्योरीज थी ना, ये आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की थ्योरीज थी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है ये स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इकट्ठा इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
आप अगर एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो तो वो आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कुछ लोगों के बारे में जानना चाह रहे हो वो पढ़ोगे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन पूरे देश के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे देश की समस्याएं हैं, नेशनल इनकम, जैसे देश की समस्या है बेरोजगारी, देश की समस्या है गरीबी, ये सारी चीजें आप पढ़ाई कहां करने वाले हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो में छोटी छोटी कंज्यूमर का बिहेवियर, सप्लायर का बिहेवियर, ये सब हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप इसमें जो है मैक्रो में आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हो। तो ये माइक्रो और मैक्रो में अंतर बनता है। बेसिस अगर हम लिख दें तो बेसिस में ये आपका आ जाता है मीनिंग। उसके अलावा टूल क्या है सर? टूल का मतलब किन यंत्र का इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपना स्टडी को डिस्कस करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है डिमांड और सप्लाई का। किसका यूज होता है बच्चा लोग? डिमांड और सप्लाई का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है टूल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आप पूरे देश की डिमांड और पूरे देश की सप्लाई को देख के सारे इकोनॉमिक यूनिट का पता लगाते हो, सारे इकोनॉमिक बिहेवियर का पता लगाते हो। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम इस पढ़ाई को क्यों पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ी जाती है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के लिए, किसी कमोडिटी का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस। इस वजह से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को स्टडी करते हो, यह डिस्कस करता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए आप स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देश भर में नेशनल इनकम कितना होगा, देश भर में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा सर हमारा बेसिक अजम्पशन क्या होता है? सर बेसिक अजम्पशन हमारा हो जाता है, माइक्रो में हम ये अज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। मतलब जो बड़े पैमाने में जितने हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। वहीं पे माइक्रो में हम ये डिस्कस करते हैं, मानते हैं कि जो छोटे पैमाने पे जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, माइक्रो वेरिएबल्स, प्राइस और क्वांटिटी जो माइक्रो लेवल में है, वो सारी की सारी आपका कांस्टेंट है। अगर हम व्यू पॉइंट बोले, व्यू पॉइंट कि कहां से इसको देखा जा रहा है, तो माइक्रो में जो है ना आप नीचे से देखते हो ऊपर, यानी कि ये है बॉटम अप व्यू। क्या व्यू है ये? बॉटम अप व्यू। और ये क्या है? ये ऊपर से इकोनॉमी को पूरा देखना, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन व्यू। तो ये फर्क है मेरे बच्चों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरे को लगता है कि ये बच्चा देख के समझ गया होगा कि आज के डेट में कि माइक्रो और मैक्रो बेसिकली क्या मतलब बनता है। इस साल क्लास 12 में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरीज हैं उनको आप एक एक करके इसमें डिस्कस करोगे। जिसमें सबसे पहली थ्योरी हमारी नेशनल इनकम आ रही है। नेशनल इनकम का सबसे पहला जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बच्चों से जानना चाहता हूं यहां तक जो मैंने आपको बताया, क्या इस बात में आपको कोई डाउट है? कोई भी दिक्कत आई है बच्चा? नहीं सर हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो हम मूव करते हैं कि हमारा इनकम जो होता है वो क्या है, किस लिए उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इसका मतलब है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, cycle of generation of income in the production process, in the production process। उसके अलावा जनरेशन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, its distribution among factors of production, and finally at the end its circulation from household in the form of consumption expenditure, यानी कि and its disposition। डिस्पोजिशन क्या होता है सर? इसको डिस्पोज करना। इनकम जनरेट होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकम डिस्पोज होगा। 3 स्टेज में इनकम आपका सर्कुलर वे में घूमता है। इस सर्कुलर वे में घूमने के इनकम को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस आती हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज। क्या फेज है बच्चा? पहला फेज
प्रोडक्शन फेज, इसको आप जनरेशन फेज के नाम से भी पुकारते हो। सबसे पहले इनकम जो है प्रोडक्शन फेज में जनरेट होता है। सामान कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ सामान जब प्रोड्यूस होता है, वो सामान का प्रोडक्शन होना मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। इनकम क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। ये जो प्रोडक्शन फेज में जो भी सामान बनता है, उसके लिए आप पैसा खर्चा करते हो बनाने के लिए, और वो पैसा खर्च होके जाता है लोगों के हाथ में बाय वे ऑफ फैक्टर इनकम। क्या वे बन के जाता है? ये फैक्टर इनकम। तो ये जो फैक्टर इनकम बन के लोगों के पास ये जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, प्रोडक्शन फेज में जो पैसा बना है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज से वो पैसा, जो लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया है, वो पैसा जो है अब डिस्पोज होता है। आप जो पैसा कमाते हो वो तो घर में नहीं रख लेते, उसको आप खर्च करते हो। तो जो खर्चा करते हैं हम लोग, इस खर्चा को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में आपका पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी यूज होता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए यूज होता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करा जाता है सर? जो आपका जनरेशन फेज में बने थे। वो पैसा आया, फिर वो पैसा इस्तेमाल होगा, लोगों के पास जाएगा, लोग वो पैसे को लेंगे, लोग वो पैसे को लेके वापस से यूज करेंगे, और ये सर्कुलर वे में इकोनॉमी में मूव होता रहेगा। इस सर्कुलर मूवमेंट को हम इकोनॉमिक्स में नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 3 फेजेस आते हैं। पहला फेज जनरेशन फेज, दूसरा फेज आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा फेज आपका डिस्पोजिशन फेज। आप जनरेशन फेज को आप इनकम फेज, ये प्रोडक्शन फेज भी बोल सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आप इनकम फेज भी बोल सकते हो। इसको इनकम फेज भी बोला जा सकता है क्योंकि लोगों की इनकम अर्न हो रही होती है। और डिस्पोजिशन फेज को आप एक्सपेंडिचर फेज भी कह सकते हो। तो ये 3 फेजेस होती हैं हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। समझ में आई बात आप लोगों को? फटाफट पहले इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे कि हमारा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो आइए हम समझते हैं कि स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स बहुत बार यूज होंगे। तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल्स, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल हम उस वेरिएबल को बोलते हैं जिसको हम एक पॉइंट पे मेजर कर सकें, और जिसे हम एक पॉइंट पे मेजर ना कर सकें उसको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। तो आइए समझते हैं दोनों वेरिएबल में क्या फर्क है, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में। इसको समझने के लिए कुछ बेसिस हम लेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा ये जो 2 वेरिएबल्स है, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, इनमें क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग डिफरेंस क्या है। मीनिंग में ये डिफरेंस है कि स्टॉक वेरिएबल इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप किसी चीज को मेजर कर सको तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपका स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन अगर एक चीज को आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपका फ्लो वेरिएबल है। सर समझ में नहीं आई बात कि पीरियड ऑफ टाइम और फ्लो ऑफ टाइम में क्या अंतर है। जैसे अभी मैं बोलना चाहूं कि इस समय इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? The answer is yes, we can count. This is stock concept, क्योंकि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इस रूम में कितने लोग आते जाते हैं, क्या आप उसे एक पॉइंट पे मेजर कर सकते हो? नहीं, आपको पूछना पड़ेगा सर एक दिन में कितने लोग, या एक महीने में कितने लोग, या एक साल में कितने लोग। आपको एक रेंज ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाओगे इस फ्लोएबल थिंग को कैसे आप मेजर कर सकते हो। क्योंकि एक चीज जो मूव हो रही है कंटिन्यूअसली, उसको आप एक पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन देना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ वेरिएबल्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टॉक वेरिएबल होते हैं और कुछ वेरिएबल आपका फ्लो वेरिएबल होते हैं। माइक्रो के भी वैसी है, जैसे डिमांड जो था वो आपका एक फ्लो वेरिएबल था, लेकिन स्टॉक ऑफ कमोडिटी, एक कंज्यूमर के पास जो स्टॉक मौजूद है वो एक स्टॉक वेरिएबल होता था। उसी तरीके से जो चीज एक पॉइंट पे मेजर करी जा सके वो स्टॉक वेरिएबल है, और जो चीज एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करी जा सके उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। टाइम डायमेंशन क्या होता है सर इसमें? तो टाइम डायमेंशन का मतलब है कि इसमें क्या टाइम का डायमेंशन, एक ड्यूरेशन देखना जरूरी है। तो स्टॉक वेरिएबल में नो टाइम डायमेंशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होता है। कंसेप्ट क्या है सर? ये जो आपका स्टॉक कंसेप्ट है ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक हम उस चीज को बोलते हैं जो एक जगह में स्थिर है,
उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिक। एक स्टेट में मौजूद है, जैसे अभी हम लोग कितने लोग हैं, सब एक जगह रुके हुए हैं, तो ये स्टेटिक कंसेप्ट है। लेकिन जो फ्लो कंसेप्ट है ये डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक का मतलब ये मूवेबल थिंग है, इस वजह से इसको हम लोग मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सर इसके एग्जांपल्स भी कुछ दे दीजिए। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखो, स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल बन जाएगा हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इसको हम लोग बोलेंगे आपका स्टॉक वेरिएबल। लेकिन अगर बर्थ रेट की बात करी जाए, कितने लोग 1000 में पैदा होते हैं, तो आप बोलोगे कि साल में, महीने में, दिन में, घंटे में, ये आपका रेट जो है ये आपका बन जाता है फ्लो वेरिएबल। समझ में आई बात? तो जो चीज रुकी हुई है उसको हम बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल, जो चीज मूव कर रही है उसे हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। उसके अलावा हम लोगों को यहां पे सीखना है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या फर्क होता है।